नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। वक्त हो चला है जनहित का और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं उपचुनाव पर सवाल, बवाल ही बवाल। तो उपचुनाव पर सवाल, बवाल ही बवाल। यूपी उपचुनाव में कौन बिगाड़ेगा किसका खेल? क्या मायावती वापस पाएंगी खोई हुई जमीन? बीजेपी के साथ आने पर क्या जयंत चौधरी दिखा पाएंगे अपना दम? और क्या ओवैसी बनेंगे मुस्लिम का ट्रंप कार्ड? इसके नतीजे तो 23 नवंबर को आएंगे। लेकिन यूपी के उपचुनाव में कई सीटों पर हिंसा देखने को मिली है। यूपी के उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन सेमीफाइनल में जमीन पर जो फाइट देखने को मिली है वो प्रशासन और चुनाव आयोग की तैयारियों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है। कानपुर की सीसामऊ सीट और मैनपुरी की करहल सीट जंग का मैदान बन गई, तो अंबेडकर नगर से लेकर मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर भी पथराव देखने को मिला है। निष्पक्ष चुनाव और चुनाव आयोग की साख पर बट्टा साफ तौर पर लगता दिखा है। उपचुनाव में हिंसा का दौर देखने को मिला है। और उससे पहले बड़ी खबर लेंगे, इस रिपोर्ट को आप दिखाएंगे आपको। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 5 बजते ही यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। आपको बता दें सभी 9 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस वक्त ही हम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। सभी 9 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। आपको बता दें तो यूपी चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। सभी 9 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। यह हम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें उपचुनाव में होने वाली 9 सीटों पर वोटिंग अब खत्म हो चुकी है। शाम के 5 बजते ही यह वोटिंग का जो समय था वो खत्म हो चुका है। सभी पोलिंग बूथों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। सभी 9 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई है। यूपी उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। इस वक्त के हम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपको बता दें 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। हिंसा बवाल के बीच उपचुनाव संपन्न हुए हैं। तो हिंसा और बवाल के साथ वोटिंग खत्म हुई है। निष्पक्ष चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। यह हम रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की हो चुकी है, जिसे अगले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में दोनों ही नेताओं ने उपचुनाव में पूरा जोर लगा दिया। यूपी का उपचुनाव किसी के लिए नाक की लड़ाई है तो किसी के लिए साख की लड़ाई बन गई। चुनाव के पहले बड़े बड़े नारे दिए गए, इनकी गूंज मतदाता स्थल तक भी देखने को मिली। आमतौर पर उपचुनाव में हिंसा का दौर कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बार 9 सीटों की लड़ाई खूनी जंग में तब्दील हो गई। कहा जा रहा है कि यह 2027 का सेमीफाइनल है जो यूपी की सत्ता के सिंहासन का रास्ता तय करेगा। यूपी के अगले सीएम को लेकर ये प्री परीक्षा है, जहां योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच आर पार की जंग है। लेकिन इस आर पार की जंग में कोई पिस रहा है तो वो है मतदाता। कानपुर की सीसामऊ सीट और मैनपुरी की करहल सीट जंग का मैदान बन गई। सपा ने बीजेपी पर मतदाताओं को रोकने और प्रभावित करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने सपा पर उपचुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने पीसी कर हमला बोला तो यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर्स को वोट न डालने देकर के पूरा करना चाहती है कि हमारे विपक्ष के लोग वोट न डालें। जो इनके खुद वोटर भाग रहे हैं, जो इनके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं। इसीलिए आप जहां कहीं भी देखेंगे पुलिस रोक रही है, वहां बड़े पैमाने पर समाजवादी वोटर्स हैं जो इनके अपने वोटर नहीं निकल रहे हैं, जिसकी वजह से हार रहे हैं। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए समाजवादी पार्टी के वोटर्स को भी वोट डालने नहीं दे रहे हैं। मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कह रहा हूं मैं, हमारे लोग
सारे वीडियो फोटो इकट्ठे कर रहे हैं और गड़बड़ी में जो पुलिस प्रशासन लिप्त है उन लोगों के नाम और पदनाम भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। मैंने अपने समाजवादी साथियों से कहा है कि सारे वीडियो और फोटो इकट्ठे करें। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने बाहर से बुलाकर जिस प्रकार से अराजक तत्वों को बुलाकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से बुर्का पहनकर महिलाएं फर्जी वोटिंग कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके सामने आया है। मैनपुरी में सैफई परिवार और अखिलेश यादव के गुंडे फिर से आतंकवाद का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसे न सरकार बर्दाश्त करेगी, न भारतीय जनता पार्टी, न उत्तर प्रदेश की महान जनता। इन लोगों का कहना है कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्जी मतदान करना समाजवादी पार्टी की पहचान है। मैनपुरी की करहल सीट पर सपा नेता पर गंभीर आरोप लगे, जहां दलित लड़की की हत्या कर सनसनीखेज मामला सामने आया। परिवार के मुताबिक सपा समर्थकों ने दलित लड़की की हत्या कर दी। चुनाव से पहले परिवार पर सपा को वोट देने का दबाव बनाया जा रहा था। मृतका के पिता और माता ने इससे इनकार किया तो नाराज प्रशांत यादव ने दलित लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी। बीजेपी ने करहल में दलित लड़की की हत्या के मामले को जोर शोर से उठाया। दिन पहले मेरी बिटिया के जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चचा वोट डाल के करिए होते। बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो ताकि हम वोट डाल नहीं तो तू रखा तेरे नाम तो रखिया कि तो रखिया बनाई थी। जाने कल मेरी बिटिया को 12-1 बजे मोटरसाइकिल में बैठा ले गो रात 3 बार ढूंढा, रात में ठंडा में पता करिए बिटिया नहीं आई हवाई। तब हमने तब बबलू नेताजी ने प्रधान को भाई कोटी में मलवाओ बन की कार बिटिया क्या करेगा तू बैठा लेगा पूरे धमचने ने देगी। तुम्हें जो बोलो हमें पता ही नहीं। हमने उन्होंने उतार दो तो एक जगह संग साथी और तो डॉक्टर मोहन कठेरिया और जो जाको नाम प्रशांत पत्रकार यादव है जी। कानपुर की सीसामऊ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की कार पर टकराव होने की खबर सामने आई तो राजकीय इंटर कॉलेज चुन्नीगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। जीआईसी इंटर कॉलेज के बूथ के भीतर भी बीजेपी के एजेंट को भगाने के आरोप में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी धरने पर बैठ गए। प्रदेश में सरकार पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की और यहाँ पर विधायक भी बीजेपी का होगा तो निश्चित तौर से आप मान के चलिए विकास होगा। इसलिए यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देने के लिए मन बनाया। उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए जरूर बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जब उत्तर प्रदेश के राजा अखिलेश थे और अपनी महारानी को बनाने के लिए कन्नौज में उपचुनाव में जब गए थे पार्लियामेंट के तो सभी प्रत्याशियों के उन्होंने नामांकन पत्र खारिज करा दिए थे और एक प्रत्याशी का हो गया था तो रात में विड्रा कराया था। ये अपने गिरेबान में झांके, ये झूठे और मक्कार लोग हैं, इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। वहीं दूसरी तरफ अपर प्राइमरी स्कूल गांधी पार्क मतदान केंद्र पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहुंची। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी पुलिस पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। मतदाताओं के बीच आक्रोश देखने को मिला तो नसीम सोलंकी ने मतदाताओं को शांत कराया। आप अपने कैमरे से दिखाइए कि क्या माहौल चल रही है। इनके आंसू कौन पहुंचेगा? इनके आंसू कौन पहुंचेगा? क्या दिक्कतें हो रही, क्या देख रही है आप अपने कैमरे से दिखाइए। जो लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वोट क्यों नहीं डालने दिए जा रहे? उनका वोट उनका मताधिकार है, आप उनका अधिकार से कैसे छीन सकते हैं? बस यही हमारी शिकायत है। और देखिए पुलिस आईडी चेक कर रही है, बार बार ये शिकायत आ रही है कि पुलिस आप कहीं मतदान केंद्र पर जा रही हैं, हमें वहीं पहुंचना है, हमें मौके पे पहुंचने दीजिए, वहाँ चल के बोलेंगे क्या बात है। मीरपुर और कटहरी सीट पर भी पुलिस प्रशासन पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है। सांसद हरेन मलिक ने पुलिस प्रशासन पर एक वर्ग विशेष को वोट न डालने देने का आरोप लगाया। मतदान के दौरान हंगामा भी हुआ। ककरौली में भीड़ ने पथराव कर दिया। पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया, जिसके बाद एसएसपी मौके पर पहुंचे। हिंसा, बवाल और आरोपों के बीच सपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया तो यूपी में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए और कई अफसरों पर गाज गिरी। बता दें कि सभी 9 सीटों पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन सीधी टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच है। अगर 9 सीटों पर 2022 के चुनाव की बात करें तो 9 सीटों पर 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि एनडीए के पास 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 3 और सहयोगी दलों के पास 2 सीटें हैं।
ऐसे में उपचुनाव में बवाल ही बवाल देखने को मिल रहा है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो उपचुनाव पर सवाल बवाल ही बवाल, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। उससे पहले अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभाओं में जहां पर मतदान हुए वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे उनके पास चलेंगे और जानेंगे कि उनके यहाँ किस तरीके से चुनाव संपन्न हुए और माहौल वहां का कैसा रहा। आशीष यादव मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौस्तुभ मिश्रा कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंद्रजीत संवाददाता मैनपुरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमन सिंह हमारे साथ अंबेडकर नगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अंबेडकर नगर चलेंगे। अमन सिंह, आपके पास आएंगे। कटहरी विधानसभा की अगर बात करें तो किस तरीके से वहां चुनाव संपन्न हुए हैं, क्योंकि अधिकांश सीटों पर उपचुनाव में काफी बवाल देखने को मिला है। कटहरी विधानसभा में किस तरीके का माहौल रहा और वोटिंग कैसी रही? जी बिल्कुल मनोज बताना चाहेंगे कि कटहरी की इस सीट पर आज उपचुनाव संपन्न हो गया है। आप तस्वीरों में सबसे पहले देख सकते हैं कि गेट बंद हो, मेन गेट लॉक कर दिया गया है। 5 बज चुके हैं और प्रत्याशियों, दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों की जो है कैद हो गई है। मात्र 2 दिन के लिए दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों की कैद हो गई है। 23 को मतगणना होगा, उसके बाद ही जो है इनकी किस्मत का पता लगेगा। और एक बात और खास बात बता दें कि सुबह से 7 बजे से मतगणना शुरू हुआ है। तब से जो है समाजवादी पार्टी द्वारा लगातार जिला प्रशासन व बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी की प्रशासन मदद कर रहा है। तमाम आरोपों से यहाँ तक कि इसी कटहरी सीट के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके तरह तरह के आरोप लगाए हैं। और खास बात यह बता दें कि 425 बूथों पर मतदान जो है संपन्न हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि यह इस समय मेन गेट लॉक कर दिया गया है। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव संपन्न कराया गया। पूर्ण रूप से चुनाव संपन्न हो गया है। यहाँ 11 प्रत्याशी निर्दलीय और दलीय मिलाकर 11 प्रत्याशी थे, जिसमें से 3 जो है बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के थे और 8 प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी थे, आम और अन्य पार्टियों के प्रत्याशी थे। इनकी किस्मत आने वाली 23 तारीख को पता लगेगा। इस कटहरी की जनता उपचुनाव में किसको अपनी सेवा का मौका और किसको अपनी विकास का मौका देगी, यह आने वाले मतगणना 23 तारीख को पता लगेगा। हालांकि इस मौके पर जिला अध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी से भी वार्ता हुई। उन्होंने जीत के लिए अपने जीत के प्रबल दावेदारी की है। वहीं समाजवादी पार्टी भी जीत के लिए हौसले बुलंद किया, क्योंकि कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की जो भी लोकसभा सीट अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई है, उससे इनके हौसले बुलंद है। इसीलिए इस 9 सीटों पर उपचुनाव, जो उत्तर प्रदेश में 9 सीटें जो उपचुनाव में चल रही हैं, उसमें समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। निश्चित रूप से अमन, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से परिणाम सामने आए, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के जो हौसले हैं वो निश्चित रूप से बुलंद है। और उपचुनाव में देखने वाली बात होगी कि उनको कितनी सीटें मिलती हैं। अमन, आप हमारे साथ बने रहिए। कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। कौस्तुभ, सीसामऊ सीट के क्या हाल चाल रहे हैं, वहां पर किस तरीके से वोटिंग हुई है, माहौल कैसा रहा है सीसामऊ सीट पर? कौस्तुभ, हॉट सीट कही जा रही थी। अनम्यूट कौस्तुभ, अनम्यूट करिए अपने आप। जी कौस्तुभ, नेता है वो अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जोर शोर से मेहनत कर रहे थे। वहीं अगर आज की बात की जाए तो सुबह से ही जो मुस्लिम इलाके हैं वहां पर पुलिस के ऊपर लगातार मुस्लिम वोटर्स ने मतदान प्रभावित करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही जेआईसी ग्राउंड में भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी की गाड़ी पर पथराव भी हुआ। हालांकि छुटपुट हंगामे के बीच अब मतदान संपन्न हो चुका है। पुलिस के आला अधिकारियों ने लगातार जो आरोप लग रहे थे उनका खंडन किया। आपको बता दें कि कानपुर में 2 उप निरीक्षकों को चुनाव आयोग ने सस्पेंड भी किया है। अब देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख को जीत का प्राप्त होगी। कौस्तुभ, सीसामऊ में वोटिंग के दौरान कई जगह छिटपुट घटनाएं भी सामने आई, इसमें कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल, आपको बता दो कि सुबह से ही जो मुस्लिम इलाकों के वोटर्स हैं वो लगातार पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे थे और जो मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे थे। इसके साथ ही जीआईसी ग्राउंड पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगाया। सुरेश अवस्थी जो की बीजेपी प्रत्याशी है, उन्होंने अपनी गाड़ी पर पथराव का भी आरोप लगाया। इस वक्त हम जेआईसी ग्राउंड के बाहर मौजूद है। आपको बता दें कि अभी भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी आप देख सकते हैं कि मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।
इसके साथ ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो लगातार जो आरोप लग रहे थे उनका खंडन भी कर रहे थे। जी निश्चित रूप से कौस्तुभ आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ चंद्रजीत सिंह हमारे संवाददाता मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, मैनपुरी के करहल सीट पर हुए उपचुनाव में तमाम आरोप लगे हैं। एक दलित बेटी की हत्या भी हुई है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता के द्वारा उसकी हत्या की गई है। आरोप उस बेटी के माँ बाप ने लगाए हैं। क्या माहौल रहा करहल सीट पर आज चुनाव के दौरान? देखिए, ये आपको बता दें, ये करहल जो हॉट सीट यहाँ करहल की मानी जाती है, आज 3 बजे तक 44% से अधिक मतदान हो चुका है। आखिरी फिगर अभी आनी है, लेकिन यहाँ 50 से 60% के बीच अनुमान है कि यहाँ पे वोटिंग परसेंट रहेगी। आपको बता दें, इसी दौरान सुबह की एक घटना है जो आपने बताया कि यहाँ पर एक दलित युवती है, उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या को लेकर उनके पिता और माता का ये आरोप है कि भाजपा को वोट देने की बेटी बात कह रही थी, इसी को लेकर हत्या की गई है। हालांकि उसका एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, उसमें एक महिला से बात की जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि ये जो चप्पलें पड़ी हैं इनको बाहर फेंक दो, ऐसा उसमें आया है। लेकिन पुलिस प्रशासन सारे एंगलों की जांच पड़ताल कर रही है। अब आपको बता दें, ये करहल में सीधी लड़ाई जो है सपा से तेज प्रताप यादव, भाजपा से अंजुस यादव के बीच देखने को यहाँ मिली है। अब यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि करहल की यादव बहुल सीट पे अंजुस यादव अपने सजाती वर्ग में कितने संगमारी करते नजर कामयाब रहेंगे। लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, फिर भी कहीं न कहीं बढ़त सपा की ही दिखाई दे रही है। और चंद्रजीत अगर बात किया जाए, जिस दलित बेटी की हत्या हुई है, साफ तौर पर आरोप उसके मां और बाप के द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उसकी बेटी की हत्या समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा की गई है, क्योंकि उस बेटी ने कहा था कि हम भाजपा को वोट देंगे। क्या भाजपा को वोट देने के नाम पर उस बेटी की हत्या कर दी गई? कि ये बहुत बड़ी घटना है अगर ये आरोप सत्य है तो। देखिए, बिल्कुल इनके माँ बाप ने जो मोहन है, एक प्रशांत यादव है, इन दोनों पे ही आरोप लगाए हैं और परिजनों ने इनको ही मौके से पकड़ा है और इनको पुलिस के हवाले किया है। मामले में FIR दर्ज हो गई है, पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जो युवती की डेड बॉडी मिली थी उस पर काफी चोट के निशान भी देखने को मिले थे और इस घटना के बाद जो भाजपा के द्वारा भी ट्वीट भी किया गया कि ये घटना हुई है। जी चंद्रजीत, जो प्रशांत नाम का आरोपी है वो उसको हिरासत में लिया जा चुका है क्या? जी, 2 आरोपी हैं, जो एक मोहन है और एक प्रशांत यादव है। ये दोनों आरोपी ठीक है हिरासत में हैं। ठीक है चंद्रजीत, आपके पास आते हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, गाजियाबाद में उपचुनाव में हुए किस तरीके का माहौल रहा, वहां पर माहौल कैसा रहा? क्योंकि कई विधानसभा सीटों में वोटिंग के दौरान छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। मैनपुरी में तो एक दलित बेटी की हत्या की भी खबर सामने आई है। गाजियाबाद की कैसी तस्वीरें रही? दिन भर की वोटिंग का रुझान कैसा रहा? देखिए, आपको बता दें कि जो गाजियाबाद के मतदान की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से धीमी गति से मतदान हुआ है वो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ जो पार्टी की जो कमजोरी है, जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी कमजोरी को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। या कहा जा सकता है कि लोगों की नाराजगी भी यहाँ पर देखने को मिली है। कम मत प्रतिशत यहाँ पर पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती के रूप में सामने देखा जा रहा है। आपको बता दें मनोज की अभी तक लगभग केवल गाजियाबाद की बात करें तो मात्र 30% तक मतदान हुआ है, जबकि गाजियाबाद में 2 बार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आए थे और जो जिले के जिलाधिकारी इंद्र विक्रमजीत सिंह जी, उन्होंने लगातार अपील की, मतदाता जागरूकता अभियान चलाए, लेकिन उन अभियानों को कोई लाभ नजर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो कम मतदान हुआ है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें तो चुनाव में कोई घटना नहीं हुई है, चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्वक हुआ है। किसी तरह की कहीं कोई ऐसी जानकारी, ऐसी कोई सूचना गाजियाबाद जनपद से नहीं आई है, क्योंकि गाजियाबाद जनपद में पुलिस कमिश्नर की तरफ से और जो सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर एक बड़ी बात मैं आपको और बता दूं मनोज, कि इस बार के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो मीडिया कर्मी है उन मीडिया कर्मियों को परिसर के अंदर
नहीं प्रवेश दिया गया। हालांकि प्रवेश पत्र बनाए गए, आई कार्ड दिए गए थे जो चुनाव आयोग की तरफ से बनाए जाते हैं कवरेज करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी मीडिया कर्मियों को मतदान केंद्र के अंदर जो मतदान परिसर है उस परिसर में ही घुसने की अनुमति नहीं दी गई। जबकि अब से पहले अगर हम चुनाव की बात करें तो जब चुनाव होते थे तो मीडिया कर्मी निश्चित रूप से जयवीर भाभी, इससे पहले जो मीडिया कर्मियों को उनको पास भी बनते थे और उनको अंदर जाने की इजाजत भी होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जयवीर, आपकी बात आ गई, आप हमारे साथ बने रहिए। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता आशीष यादव जुड़े हुए हैं। आशीष, मुजफ्फरनगर की अगर सूरत हाल की बात करें, पूरे दिन जो वोटिंग का कैसा हाल चाल रहा है वहां का, वहां कोई घटना तो घटित नहीं हुई है? क्योंकि कई विधानसभा सीटों पर इस तरह की घटनाएं सामने आई जहां मारपीट भी हुई है और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप भी लगाए गए हैं कि उनको वोट डालने नहीं दिया गया है। आशीष, मैं बता दूं, यहाँ जो है सुबह देखा जाए तो जब मोरना हो या ककरौली क्षेत्र और जोली से लेके ककरौली तक ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। भोपा में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहां भी लंबी लंबी सुबह लाइनें लगी थी। लेकिन करीब 9 बजे करीब ककरौली में एक बड़ा अराजकता का माहौल हुआ। वहां बताया जाता है कि जब वो वोट डालने गए तो उन्हें वोट डालने से मना कर दिया। करीब 100 करीब आदमी जो इकट्ठे हुए, वोटर जो है मतदाता अपना मत का प्रयोग करना चाहते थे, उन्हें जब मत का प्रयोग नहीं करने दिया, उन्हें गुस्सा उनके चरम से है तो वो पुलिस से आमना सामना हुआ, तो उससे पुलिस पर पथराव भी हुआ। आप पुलिस ने लाठियां भाजी, यहाँ तक कि महिलाओं की काफी चोटें आई हैं, काफी महिलाएं। और यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि वहाँ के जो एसओ है उसने तो अपनी रिवाल्वर तक तान ली थी। और यहाँ जो किसान इंटर कॉलेज है ककरौली में, वहाँ करीब ये ककरौली का जो है ग्राम है 13,000 वोट है। उन वोटों को बड़ा प्रभावित किया गया। जब मैं वहां मौके पे पहुंचा तो मैं बता दूं आपको, 2 बजे तक वहां जो है बिल्कुल सुनसान पड़ा था इलाका। वहां मतलब कोई वोटर, कोई मतदाता नहीं था वोट डालने वाला। 9 बजे के बाद जब पुलिस ने लाठियां बाजी, यहाँ तक कि जो वहाँ के बीएलओ जो डीएलओ थे, वहाँ जो वो मतदाता परिचय देख के दे रहे थे जो जिन्हें नहीं मिल रही थी, उनके ऊपर भी लाठियां भाजी गई। जब उन्होंने बताया, उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट से बात कराया तो उन्हें मोबाइल लेके तब बैठने की पुलिस ने परमिशन दी। और पुलिस ने जो जिस तरह वहाँ व्यवहार किया, उसे 2 जो है पुलिस के कर्मी जो सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन देखा जाए तो पुलिस ने अपनी लाठी भाजने में कोई कमी नहीं रखी और मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करने में बहुत ही वहाँ जो है जो परसेंटेज जो बढ़नी थी, परसेंटेज तो जहां तक उम्मीद है कि 60 तक जाएगी। अभी आई नहीं है यहाँ की पूरी परसेंटेज कितनी है, लेकिन ये और भी बढ़ सकती थी। मतदाताओं को बहुत रोका गया। जो और समाजवादी पार्टी का लगातार वो ट्वीट भी करते रहे। उन्होंने चुनाव आयोग को बार बार पिछले शुरू के ही मतलब 10 से 12 बजे तक करीब 21 जो है उन्होंने रिपोर्ट ये कराई कि ये हमें मतदान जो करने से रोक रहे हैं। तब भी जो है मतदान और छिटपुट घटनाएं गए हैं, लेकिन ककरौली में बहुत बड़ी ये घटना हुई है। निश्चित रूप से आप हमारे साथ आशीष जुड़े रहिए। हमारे साथ चंद्रजीत मैनपुरी से लगातार बने हुए हैं। चंद्रजीत, अगर बात की जाए इस दलित बेटी की हत्या के बाद माहौल जो है वो गर्म हो गया है, राजनीति भी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और लगातार समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे ख्याल से चंद्रजीत हमारे साथ अब जुड़े नहीं है। कौस्तुभ, आपके पास आते हैं। कौस्तुभ, कानपुर की अगर बात की जाए, हॉट सीट मानी जाती है। इरफान सोलंकी के बाद उनकी पत्नी यहां से प्रत्याशी बनाई गई हैं और कानपुर की जो सीट है, मुख्यमंत्री के अलावा तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने यहां चुनाव प्रचार किया है। काफी ये महत्वपूर्ण सीट भाजपा के लिए भी मानी जा रही है और समाजवादी पार्टी के लिए भी मानी जा रही है। कैसा माहौल यहां का रहा है और जो वोटिंग का दिन भर का जो रुझान रहा है वो क्या कहता नजर आया? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जो कानपुर की शीशामऊ सीट है तो उस पर सीधी सीधी टक्कर जो है भाजपा और सपा की है। दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेताओं ने चुनाव से पहले अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जोर शोर से चुनाव प्रचार हुआ। अगर आज की बात करें तो के न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पे थी। आज मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से लगातार पुलिस पर आरोप लगते रहे। मुस्लिम वोटर्स लगातार पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते रहे। चमनगंज से एक तस्वीर सामने आई जहां पर चमनगंज इंस्पेक्टर पर आरोप लगा कि इसने एक मुस्लिम मतदाताओं को मारा भी है। इसके साथ ही मुस्लिम मतदाता लगातार ये कहते रहे कि पुलिस कई पर्ची फाड़ रही है, कई मुस्लिम महिलाओं के बुरके चेक कर रही है।
तो कहीं पुलिस मुस्लिम वोटर्स को जाने से रोक रही है। आपको बता दें कि इस सीट पर बीजेपी 28 साल से काबिज नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये सीट जो है सीतामऊ वो भारतीय जनता पार्टी की एक साख की सीट बन गई है। इसके साथ ही जीआईसी ग्राउंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी, उनकी गाड़ी पर पथराव भी हुआ। हालांकि समय रहते ही पुलिस मौके पर पहुंची, भारी पुलिस बल के साथ एडीसीपी सेंटर महेश कुमार पहुंचे और उन्होंने स्थिति पर काबू किया। जी निश्चित रूप से आप हमारे साथ बने रहिए, कौस्तुभ आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आप सभी हमारे संवाददाता आप अलग अलग जनपदों से हमारे साथ जुड़े, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हम बात कर रहे हैं उपचुनाव पर, सवाल बवाल ही बवाल। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर रोहित सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रजत मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करते हुए पहला सवाल रोहित सक्सेना जी से। रोहित सक्सेना जी, उपचुनाव में 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, लगभग सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, लेकिन कई जगह छिटपुट घटनाएं भी सामने आई हैं। मैनपुरी में जहां एक बालिका की, दलित बालिका की हत्या कर दी गई, जिसके लिए आरोप समाजवादी पार्टी के नेता पर लगा है कि भाजपा को वोट देने के लिए उसने बोल दिया, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा लगभग सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के द्वारा आरोप यह लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसका पुलिस तंत्र उसने वोट डालने नहीं दिया। रोहित जी देखिए, मैं तो कल से ही सारे चैनलों पे कह रहा हूँ जी कि ये समाजवादी पार्टी जिस तरह की हरकतें कर रही थी, कल जैसे उन्होंने कह दिया चिट्ठी देकर कि नहीं आइडेंटिटी नहीं चेक होनी चाहिए, ये सारी चीजों से पता चल रहा था कुछ ना कुछ वहां पर जो है गड़बड़ कराना चाह रही थी समाजवादी पार्टी, इसलिए वो कोई ना कोई बहाने ढूंढती जा रही थी। लेकिन सरकार ने पूरी तरह से, प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि मुस्तैदी के साथ काम करके उन्होंने जो है चुनाव को संपन्न कराया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 में से 9 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ रही है। और समाजवादी पार्टी ने पूरी कोशिशें कर ली थी उसको कहीं ना कहीं से दिक्कत पैदा करने की, लेकिन ऐसा वो अपने मंसूबों में कामयाब हो नहीं पाए। लेकिन सक्सेना जी, बीजेपी, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात कर लें या नेताओं की अलग अलग सीटों पर, जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं, लगातार उसमें आरोप ये लगे कि तंत्र ने, सरकार ने उनको वोट ही डालने नहीं दिया। देखिए, ये तो आरोप लगाने का काम इनका पुराना है, कोई नई बात थोड़े है। जहां जीत जाते हैं वहां कह देते हैं लोकतंत्र की जीत हो गई, जहां हार जाते हैं वहां कहते हैं प्रशासन और ईवीएम ने गड़बड़ी कर दी। तो ये आरोप लगाने की बात उनके लिए मतलब कोई नई चीज नहीं है, वो लगाते हैं, लगाते रहेंगे, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। क्या है क्या नहीं जनता के सामने है, और जनता ने इसीलिए 14, 19, 24, 17, 22 में हमें अपने मैंडेट के साथ सरकार बनाने के लिए जो है हमें आदेशित किया, हमने उसका पालन किया। बाकी जो ये कर रहे हैं वो भी जनता के सामने है, आगे आने वाले चुनाव भी इनके परिणाम इसको भुगतने पड़ेंगे। चलिए ठीक है सक्सेना जी। हमारे साथ रजत मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत मिश्रा जी, लगातार कई सीटों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि उनको वोट नहीं डालने दिया गया, लेकिन जो मैनपुरी की घटना हुई वो बहुत ही दुखद घटना हुई। आरोप समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर है, एक दलित बेटी के ये कहने पर कि वो भाजपा को वोट देगी, उसकी हत्या कर दी गई, उसके माँ बाप के द्वारा यही आरोप लगाए गए। रजत जी। बहुत बहुत धन्यवाद मानस जी। देखिए, ये आरोप लगाया गया था, लेकिन जो है उस आरोप का खंडन हो चुका है और ये साबित भी हो चुका है कि मतलब ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं हुआ है। और समाजवादी पार्टी किसके भी द्वारा मतलब वो जो भी कांड हुआ है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसने जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने से मना किया, तो इस वजह से या चुनाव का दिन था या आरोप प्रत्यारोप का दिन था। बाकी रही बात चुनाव की, तो जिस तरीके से आज जगह जगह पे पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव को किया गया है, अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, वो आपके मीडिया साथियों से किसी से छिपा नहीं है कि कहां पे किस तरीके से पुलिस लगातार कोशिश करती रहे कि मतदान रोका जाए। और जैसा हमारे साथी कह रहे थे कि आईडी चेक करना, देखिए आईडी चेक करने के लिए कहा गया था कि पुलिस प्रशासन द्वारा आईडी चेक करने का उसको अधिकार नहीं है पुलिस प्रशासन को, और ये कल निर्वाचन आयोग ने लेटर जारी करके बिल्कुल साफ इसीलिए कहा कि पुलिस प्रशासन को आईडी चेक करने का अधिकार कतई नहीं है। उसके बाद भी आज कानपुर में 2 जगह पर देखिए सस्पेंड हुए हैं ना, वो तो साबित है, 2 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड किए गए हैं कमिश्नर के द्वारा।
और वो जबरदस्ती फिर भी आईडी चेक कर रहे थे, तो वो किसके कहने पे आईडी चेक कर रहे थे? ये भी छिपा नहीं है कि वो आप उनको कहा गया होगा किसी से जबरदस्ती की आईडी चेक करिए और वोटर्स को, और सुबह से पूरी लगातार कोशिश करी गई प्रशासन द्वारा कि हमारे वोटर्स को जो है वोट न डालने दिया जाए। अरे डर सभी कहते हैं ना कि साज को कि आज किस बात का। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें लोकसभा ने में जिस आप जनादेश की आप बात करते हैं उसी जनादेश की हम भी बात कर रहे हैं। अगर वो जनता आपको वोट दे तो सच है और हमें वोट दे तो जो है गलत है, ऐसा तो नहीं है। आपने जनादेश का अपमान आप लोग करते हैं, चुनी हुई सरकारों को गिराने का, चुने हुए हमारे नेताओं को जो है फंसाने का, ये जनादेश का अपमान आप लोग करते हैं। हम लोग पूरी जनता का सम्मान करते हैं, हम लोग अपने अधिकारियों का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने तंत्र का गलत इस्तेमाल करके उपचुनाव जीतना चाहती है वो किसी से छिपा नहीं है। 2 ऑफिसरों द्वारा यहाँ पे शुरुआत से लगातार, आज मैं यहाँ पे कानपुर में हूँ, सीसा में उपचुनाव यहाँ पे है, और लगातार सुबह से एक नई वीडियो लगातार हम लोग डाल रहे थे कि प्रशासन द्वारा किस तरीके खदेड़ा जा रहा है। आप वोटर आईडी देख रहे हो, अरे भाई शक्ल आप देख रहे हो, उसमें आज हमारी दाढ़ी सफेद हो गई, मेरा वोटर आईडी 10 साल पहले का है, तब मेरी दाढ़ी काली हुआ करती थी, तो कैसे आप फोटो में आप कहोगे लो जी आप तो ये आपकी फोटो नहीं है। ये पुलिस प्रशासन काम कर रहा था और उसने लगातार डिस्टर्बेंस करने का काम किया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चुनाव आयोग और कमिश्नर साहब का कि उन्होंने जो है इस पे तुरंत एक्शन लिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जब उन्होंने इसको उजागर किया उनके इस कृत्य को, और चुनाव आयोग ने और कमिश्नर ने तुरंत इस पे एक्शन लेकर के उन जो पुलिस ऑफिसर्स कहने पे अधिकारियों जो है उनके कहने पे इसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद लगातार हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। और आप देखिएगा किस तरीके से जनादेश आता है और जनता हमको फिर से यहाँ पे चुनने का शीशा मुंह में जो और रजत मिश्रा जी, जनता हमको चुनने का काम करे। हो सकता है आपकी बात में सच्चाई हो, लेकिन मैनपुरी की जो घटना है, मैनपुरी की घटना बड़े सवाल खड़े करती है। एक दलित बेटी कहती है कि वो भाजपा को वोट देगी। मैंने अभी रिपोर्ट भी दिखाई है, हालांकि आप लोग थोड़ा देर से जुड़े हैं, अभी रिपोर्ट भी मैंने दिखाई है। हमारे संवाददाता चंद्रजीत ने अपडेट भी किया है कि वो 2 जो आरोपी थे वो हिरासत में भी लिए गए हैं। मोहन और प्रशांत यादव नाम के जो 2 आरोपी जिनके ऊपर आरोप है कि उस दलित बेटी की उन्होंने हत्या की है, और सिर्फ इस बात पे कि वो कह रही थी कि भाजपा को हम वोट देंगे क्योंकि भाजपा ने हमको लाभ दिया है, हमें घर मिला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हमें घर मिला है, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। ये गंभीर घटना नहीं है क्या महज इस बात पे हत्या कर दी जाएगी कि वो आपकी पार्टी को वोट नहीं दे रहा है? मनोज जी, इसकी अभी पूरी जांच होगी और आपके देखिएगा कि हर घटना की तरह इसमें भी तथ्य गलत पाए जाएंगे। ये चुनाव का माहौल बिगड़ने के लिए ये घटना की गई है, कहीं से ये अभी साबित नहीं है कि और किसने ये कहते सुना और किसने ये किया। ये तो बातें सिर्फ हो रही ना, बातें कर रहे हैं चुनाव के दिन, चुनाव का माहौल आप बिगाड़ना चाहते हैं। इसकी जांच होगी, जांच के बाद जो निकलेगा आपके सामने आएगा कि जो है किसने किया, किस लिए किया, ये सबके सामने उजागर होगा जल्दी ही। चलिए रजत जी जुड़े रहिए। अब हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, उपचुनाव की अगर बात की जाए, कमोबेश उपचुनाव इस तरीके के होते नहीं जैसे इस बार दिखाई दिए हैं। उपचुनाव में छिटपुट घटनाएं होती हैं, लेकिन इस तरीके का इस बार का जो चुनाव, जैसा कि कहा जा रहा था कि 27 का ये सेमीफाइनल है, तो ये सेमीफाइनल नजर भी आया। दोनों जो प्रदेश में 2 बड़ी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और सपा में, दोनों ही ये पार्टियां दावेदार हैं जीत की, और इन दोनों पार्टियों में जबरदस्त खींचतान देखने को मिली। और चुनाव के दिन भी मतदान बूथ तक भी ये खींचतान और मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। देखिए मानस जी, मैं तो पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि उसने जिस हालात और परिस्थितियों में चुनाव संपन्न कराया है जी, वो धन्यवाद का पात्र है मेरी तरफ से। क्योंकि माहौल ऐसा इस देश प्रदेश के बन गया है कि कुछ अधिकारी भी सपा बसपा भाजपा खेमे में उनकी मानसिकता बदल गई। बिल्कुल। तो जो चुनाव आयोग ने निर्णय लिया और सस्पेंड किया, हो सकता है ऐसी मानसिकता से वो अधिकारी प्रेरित हों और गलत कर रहे हूं। लेकिन जिस तरह से इस जंगल राज ही कहूंगा, चुनाव का जंगल राज में पुलिस प्रशासन मुस्तैद होकर के कोई बड़ी घटना को घटित होने से बचाया है, ये सराहनीय है। और मैं रजत मिश्रा जी को भी धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मैं आज कई चैनलों पे बैठा था, ज्यादातर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग भाजपा की तरह एजेंट तरह कार्य कर रहा है, मतलब भाजपा पक्ष ले रहा है जी। मिश्रा जी ने बहुत सही कहा, क्योंकि चुनाव आयोग ने देखे कुछ पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की, निलंबित किया उनको। तो चुनाव आयोग पर प्रश्न लगाना ये कोई नई बात नहीं है। जब भाजपा विपक्ष में होती थी तो ये आरोप समाजवादी पार्टी भी लगते थे कि स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के आरोप लगे
कि नेताजी वोट नहीं डालने दे रहे हैं, उनके कार्यकर्ता नहीं डालने दे रहे हैं। तो आरोप लगाना विपक्ष का हमेशा काम रहा, और जो विपक्ष में रहता है वो आरोप लगाता भी है जी। और मैं गलत कह रहा हूं तो मिश्रा जी वरिष्ठ नेता हैं, समझ रहे होंगे। लेकिन जिस हालात और परिस्थितियों में चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न कराया है वो भी एक सराहनीय है कि छोटी मोटी घटनाएं, तो प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, ऐसा माहौल है, कटोगे बटोगे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, इस तरह की घटनाएं होना कोई बड़ी बात नहीं है। जब लोगों की मानसिकता बदल जाएगी तो ऐसी घटनाएं होंगी। लेकिन जो घटना जिसकी आप चर्चा कर रहे थे, मैंने व्यक्तिगत तो नहीं देखा, लेकिन अपने मीडिया कर्मियों के जी माध्यम से जो मुझे ज्ञात हुआ है कि उसका परिवार भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि समाजवादी पार्टी को वोट न देने के कारण हमारे परिवार की बच्ची की हत्या की। बिल्कुल, जो उसका परिवार कह रहा है, जैसा हम लोग टीवी चैनलों से और अखबार के माध्यम से खबरों से देख रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। देखिए, चुनाव के समय हमने भी देखा है, मैं छात्र राजनीति में भी रहा हूं, कि जब चुनाव संपन्न होता है तो 50% मैं मानता हूं कार्यकर्ता उग्र हो जाते हैं। मानस जी, हमने भी इस लखनऊ में पुलिस लाठियां खाई छात्र राजनीति धरना प्रदर्शन में, कभी हमारा आदमी जीता तो मालार्पण में। तो ऐसी घटनाएं जुनून में हो भी सकती हैं कि उसने कहा हो कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता को न अच्छा लगा हो, आवेश में कोई ऐसी घटना हो गई हो। लेकिन ये घटना अति निंदनीय है और लोकतंत्र के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर ऐसी घटना वास्तव में समाजवादी पार्टी के द्वारा किसी राजनेता द्वारा की गई है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके साथ रजत मिश्रा जैसे लोग खड़े हों। हमारा मन है जी, हम आपको वोट दें ना दें, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरी समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन विचार हमारे आपके न मिले और उसके बाद हत्या हो जाए तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। अब हम लोग चुनाव जिस स्थिति में चुनाव गुजरा है, शाम को भाग्य बंद हुए हैं नेताओं के। देखिए, अभी 9 सीटों का दावा दोनों दल कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कह रही है और भाजपा भी कह रही है। मानस जी, 9 की 9 सीटें तो किसी नहीं आएंगी, ये मेरा अपना आकलन है। अभी परसों रिजल्ट सामने आ जाए 23 तारीख को। जो माहौल इस प्रदेश देश के बना, देखिए कुछ सीटें ऐसी हैं, करहल सीट समाजवादी पार्टी गढ़ कहा जाता है, तो वहां भी जिस तरह से वोटिंग हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक है। हम लोग जो आकलन कर रहे हैं कि मतदाता हम नहीं है, लेकिन हम लोग मीडिया के लोग हैं, अपना विचार रखते हैं और चिंतन मंथन करते हैं सीटों के ऊपर। ऐसी कुछ और भी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए घातक हैं। समाजवादी पार्टी हार भी सकती है। दूसरी बात, इस बार आपने देखा सबसे कष्टदायी रहा कि वोटर निकला नहीं जी। सुबह तो ठंडक शुरू हो गई, जिस हिसाब से नवंबर है, चर्चा हो रही थी गर्म होगा, लेकिन इस बार कितना ठंडा हुआ, कल से मौसम कोहरा भी हुआ है। इसके बाद लोगों को यह भी लग रहा कि अरे उपचुनाव है, अगर विपक्ष भी जीत जाएगा तो हमारा कौन काम करेगा, पक्ष जीता तो क्या हो काम होगा। बिल्कुल, मतदाता निराश भी रहा और प्रशासन ने जिस हिसाब से मेहनत की वोट डलाने के लिए, वो प्रशासन भी सफल नहीं हुआ। आपने भी देखा कि वोट जो है प्रतिशत निश्चित रूप से उत्साह मतदाताओं में वो उत्साह देखने को नहीं मिला। सुनील त्रिपाठी जी आपके पास आते हैं, डॉक्टर रोहित सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, जिस तरीके से ये हमेशा से चर्चा की जाती है कि जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव में वही पार्टी जो होती है उसी को मोस्टली सीटें जाती हैं, लेकिन इस बार जो है अखिलेश यादव पूरी मेहनत के साथ लड़े हैं। हालांकि रजत मिश्रा जी की तारीफ करनी होगी, उन्होंने तो ये तो नहीं कहा कि शासन और जो तंत्र है वो भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव प्रचार वो वोटिंग करा रहा था, चुनाव प्रचार करा रहा था, पूरी भागीदारी थी तंत्र के ऊपर, उन्होंने वो आक्षेप हालांकि नहीं लगाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार ये आक्षेप लगाए गए। फिर भी 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर अगर इसको मान भी लिया जाए तो वो रुझान जो है लोगों में उतना दिखाई नहीं दिया। क्या लगता है आपको कि 9 की 9 सीटें जो आप दावा कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है? देखिए मानस जी, सबसे पहले तो समझ लीजिए सेमीफाइनल उन लोगों के बीच होता है जो अपने नॉकआउट मैच जीत करके आए हैं जी, जो लीग जीत के आए हो, फिर नॉकआउट मैच जीत करके आए हो, फिर उस लेवल पे आके खड़े हुए हैं कि 2 लोग फाइनलिस्ट होने की उसमें जी, 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 24 हारे, तो मुझे नहीं लगता कहीं से जीत की स्थिति में रहे। और मुझे एक बात बताइए, ये वही समाजवादी पार्टी है, जैसा अभी आपने भी कहा कि इनकी सत्ता होती है, उनको मिलता, योगी जी की सत्ता 24 में थी ना, लेकिन यूपी में निष्पक्ष चुनाव हुए और जिनको जितनी लोकसभा सीटें जनता ने वोट दिया उनको मिली।
तो क्या ये निष्पक्षता का बड़ा उदाहरण नहीं है? निष्पक्षता के तौर पे इलेक्शन कराया गया और निष्पक्ष चुनाव हुए। देखिए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल इस बात पे तय थी कि कुछ ना कुछ चुनाव में गड़बड़ियां कराई जाए, आईडी चेकिंग का विरोध किया जाए। आप मुझे एक बात बताइए, मैं सुबह से कई चैनलों को मैंने एक ही सवाल पूछा, यदि आईडी चेक करने का एक प्रावधान ना किया गया होता और कोई भी अप्रिय घटना हो जाती चुनावी किसी केंद्र पर, तो ये वही विपक्षी है ना जो चिल्ला चिल्ला कर कहते देखिए चुनाव तक नहीं करा पा रहे। और अगर आज चुनाव सफलतापूर्वक करा लिया प्रशासन ने, तो कह रहे हैं प्रशासन मशीनरी की तरह से काम कर रहा है सरकार की। तो हर चीज के मतलब दो पाले से नहीं खेलने चाहिए, आप दोहरी राजनीति नहीं कर सकते। यदि आप एक और जब जीतते हैं तो कहते हैं लोकतंत्र की जीत हो गई, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं। ये क्या सही है? आप मुझे बताइए, हम अगर हिमाचल हारे तो क्या हमने कहा ईवीएम गड़बड़ थी? अगर लोग, भाई जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने जिसको जिताना चाहा, जनता उसको जिता के लाई। तो लेकिन ये तो कहना बहुत बिल्कुल गड़बड़ बात है ना कि आप इस तरह की बात कह दें कि नहीं मतलब जो भी चुनाव हुआ वो बहुत गलत तरह से हुआ। आप जब जीत जाएंगे सब अच्छा हुआ, जब हार जाएंगे तो सब खराब हुआ। इस तरह की दोहरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये देखिए, उस बच्ची का परिवार भी कह रहा है, सारे लोग वहां कह रहे हैं कि नहीं भाई ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने कह दिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। और क्या मुलायम सिंह जी का शासनकाल हम लोगों ने नहीं देखा था? तो मीडिया में हुआ करता था, किस तरह से चुनाव होते थे, कितना बल प्रयोग होता था भाई साहब, क्या स्थितियां होती थी महिलाओं की। क्या इस उपचुनाव में आपने ऐसा कोई चीज देखा? सारे लोग कह रहे थे कि नहीं भाई साहब वोट देने ही नहीं निकलने दिया जाएगा। वोट देने ही अगर नहीं निकलने दिया जाता तो 40, 45, 50% तक मतदान होता क्या? और अगर हमें जीतना ही होता और हमें बल प्रयोग करना ही होता तो 24 के लोकसभा के परिणाम वो आते क्या, जिसको आप बड़ा साहस स्वीकार करते हैं और सारे चैनल कहते हैं लेकिन यूपी इतनी सीटें निकाल के। लेकिन यूपी ने तो अखिलेश यादव को पूरे तहे दिल से उनका स्वागत किया था। 43 सीटें अखिलेश यादव को कह रहा हूँ ना, ये सामने उदाहरण है आपके, ये निष्पक्षता का उदाहरण है कि हम जनता के मैंडेट को निष्पक्ष रूप से पढ़ने देते हैं, जिसका परिणाम इनको अच्छे सीटों के रूप में मिला। अभी हार जाते तो ठीकरा फोड़ने लगते। तो ये इस तरह की राजनीति मुझे लगता है इससे बाहर आकर के कुछ अच्छी चीजों की राजनीति होनी चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। ऐसा जब भी कोई अच्छा काम होता आप उसके विरोध में खड़े हो जाते। क्यों भाई? कुछ चीजें राजनीति से हमेशा परे होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी जब मीडिया में रहे तभी कई ऐसी चीजें देखी जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। निश्चित रूप से रजत जी से जवाब ले लेते हैं। रोहित जी, रजत जी ने हालांकि घटनाओं का जिक्र जरूर किया और उन्होंने कहा कि जो कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन मशीनरी की जो बात उन्होंने साफ तौर पर नहीं कही। जैसा कि त्रिपाठी जी कह रहे थे कि सभी चैनलों पर सपा के जो प्रवक्ता थे वो यही कह रहे थे मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, मशीनरी का जो सीधा आरोप लगता है। रजत जी, सीधा सवाल आपसे, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रचंड एक तरह से प्रचंड आपकी लहर कहेंगे, क्योंकि 80 में शासन होते हुए 80 की 80 सीटें जीतने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी को काफी झटका लगा। उपचुनाव को बड़ी सीरियस तरीके से अखिलेश यादव ने लिया है। क्या उपचुनाव में लोकसभा वाली स्थिति आपकी आने जा रही, क्योंकि 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का दावा कर रही है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव था तब भारतीय जनता पार्टी को इसकी बिल्कुल आशंका नहीं थी कि जो है जनादेश ये होने वाला है। जनता इनसे पूरी तरीके से त्रस्त है, उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान। आप देखिए कि जो है अकेले चलने वाले प्रधानमंत्री जिन पे दावे करते थे बड़े बड़े, आज 2 बैसाखियों पे सरकार चल रही है हिंदुस्तान की। आप कितना भी मैं इस पर विरोध करना चाहूंगा। आप कितना भी कर लीजिए, प्रधानमंत्री और जनता के रजत जी ने बड़ी गंभीरता से आपको सुना था। आप सुन लीजिए, आते हैं आपके पास, आते हैं रजत जी को सुन लीजिए। सक्सेना जी आते हैं जी। की संज्ञा होनी ही नहीं चाहिए। आते हैं बैसाखी की सरकार चल रही है हिंदुस्तान में। बैसाखी आप जनता के द्वारा चुने हुए घटक दलों को बैसाखी बता रहे हैं? क्या ये जनता के मैंडेट का अपमान नहीं है? आप इंडिया उसको बैसाखी कह रहे हैं। चलिए आते हैं, सक्सेना जी आते हैं आपके पास। रजत जी, मैंडेट का अपमान नहीं है क्या? चाहिए मीडिया में, बिल्कुल मैं इसके विरोध में हूँ। चलिए इस तरह की जितनी भी शब्दावली है आप सरकार, चलिए आप रजत जी, आप बैसाखी क्यों कह रहे हैं भाई? आप रजत जी, आप बैसाखी क्यों कह रहे हैं? बैसाखी ऐसे शब्दों को प्रयोग कर रहे हैं रजत जी। ये जनता के मताधिकार का अपमान है। इन शब्दावलियों को तुरंत रोक देना चाहिए। मीडिया में शब्दावली होनी नहीं चाहिए। भगवान श्री राम ने इनको जो है नकार दिया। बनारस
कि भोलेनाथ ने जो है आपको नकार दिया। आखिरी चरण तक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी वहां से हार रहे थे। अब भगवान जाने हार रहे थे कि जीतेंगे कि जिताए गए। लेकिन रजत जी उन जिन बैसाखियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको आप बैसाखी कह रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें आपने भी उनसे लगा रखी थी, लेकिन हासिल कुछ होता नजर नहीं आया। लगातार उनको तमाम प्रलोभन भी दिए गए कांग्रेस की तरफ से, आपके द्वारा भी तमाम थ्रेट जैसा कि जानकारी सामने आई कि प्रलोभन दिए गए, लेकिन वो बैसाखियां आपके काम नहीं है। आप भी तो ले सकते थे अगर वो बैसाखी ही मान ले तो। मेरा विरोध भाई, लोकतंत्र में गठबंधन, फिर अगर आप बैसाखी शब्द इस्तेमाल करेंगे तो गठबंधन क्या होता है, संगठन क्या होता है? आपने भी आप भी राहुल गांधी का आपने साथ लिया, तमाम घटक दल आपके भी संगठन में, आप बैसाखी कैसे कह सकते हैं? चुनाव से पहले का वो गठबंधन था, कोई बाद में भी नहीं बना था। आप तो कब्र में चले गए। अगर आप सरकार को अपाहिज और बैसाखी की बातें बता रहे हैं तो आप तो कब्र में चले गए। आप तो कब्र में चले गए। रोहित जी अकेले तो सरकार नहीं बना पाए। रजत भाई, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। आप भी राजनीति में हैं, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जनता का अपमान है। चलिए त्रिपाठी जी से आखिरी टिप्पणी त्रिपाठी जी से ले लेते हैं। त्रिपाठी जी, बहुत कम समय बचा है चूंकि चर्चा जो है दूसरी दिशा में जा रही है। त्रिपाठी जी, मशीनरी की अगर हम बात कर ली जाए, उपचुनाव में सामान्यतः अभी हमने जिक्र किया कि जो सत्ता पक्ष होता है उसको वॉक ओवर मिलता है, उसको लाभ मिलता है। क्या लगता है इन 9 सीटों पर सत्ता पक्ष को वॉक ओवर मिलने जा रहा है या समाजवादी पार्टी चौंकाने जा रही है? त्रिपाठी जी, रजत जी आपकी बात आ गई। रजत जी, डिबेट है जी। अरे हाउस में बोलिए मिश्रा जी, अभी चुनाव था, मंच बोल लेते हैं थोड़ा सा, हमको भी अच्छा था, जनता को भी हमारी अच्छा लगता। त्रिपाठी जी मैं बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल सच बात कह रहा हूं, क्योंकि बहुत जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं हम मैंडेट में थे, वो अपनी हार स्वीकार ही नहीं रहे लोकसभा में। आप हारे हुए हैं और वही तिलमिलाट थी कि आज उपचुनाव भाई हारे कैसे हैं भाई? सरकार चला रहे हैं, वो हारे कैसे हैं? गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। रजत जी आते हैं आपके। त्रिपाठी जी आप अपनी बात रखिए। अच्छी होती है जिसको आप बैसाखी कह रहे हैं, वो मेरी समझ से प्रदेश देश की जनता के लिए बहुत अच्छी सरकार है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो हम भी जानते हैं, वो हमें उसके लिए हम भी खुश हैं, उसके लिए हम भी खुश हैं। बहुत अच्छी सरकार है। जब कोई शासन काम करता है तो जो निर्णय चाहता है, लेकिन अब जनता की और सबको संतुष्ट रहना चाहिए कि बैसाखी पे नहीं, ये सबकी सरकार है। बिल्कुल त्रिपाठी जी। सक्सेना जी, कम शब्दों में अपना जवाब दे दीजिए। सक्सेना जी, देखिए, अगर जो है जिस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग, मैं कह रहा हूँ प्रयोग हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर आप इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को, और आप इसको अपनी जीत मान रहे हैं, तो मैं तो कहूंगा कि आपके मुंह पे सरस्वती बैठ जाए। इस तरह की जीत आपको हर बार मिले और आप बैठे रहें, हम सरकार बनाते रहें, इससे अच्छी क्या बात होगी? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी, आप हमारे साथ जुड़े। रजत मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया। और वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी, आपने भी हमें समय दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, उपचुनाव में लगातार पूरे दिन कहीं ना कहीं छिटपुट घटनाएं हुई। हालांकि चुनाव जो है वो निर्विघ्न संपन्न हुआ है, लेकिन मैनपुरी की घटना कई सवालों को जरूर जन्म देती है कि लोकतंत्र में इस तरह की घटना शर्मसार करने वाली है कि किसी एक पार्टी को वोट डालने की बात पर एक दलित बेटी की हत्या कर दी जाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं